बिगिन विद नीरज। और मैं आपको आज बताने वाली हूँ कि काउंसलिंग की डेट रिलीज़ हो चुकी है, फाइनली डेट आ चुकी है। मैंने आपको बताया था कि रजिस्ट्रेशन की जल्द से जल्द आपकी डेट रिलीज़ हो जाएगी। तो मैंने बात भी की थी DGMU से, आपको पता ही है। मैंने उसके रिगार्डिंग आपको मैंने वीडियो भी बताई थी आपको कि आ चुकी है, आ जाएगी जल्द से जल्द। और मैंने बताया था आपको 20 के बाद में मोस्ट प्रोबेबली आपकी डेट आ जाएगी। आज 23 डेट है और उन्होंने जो नोटिस है वो जारी कर दिया है। रजिस्ट्रेशन कब होगा आपका, काउंसलिंग कब होगी आपकी, सब कुछ जारी कर दिया। अभी देखते हम कि कहाँ पे गया। मैं तो बहुत एक्साइटमेंट हूँ यार, मुझे बहुत एक्साइटमेंट हो रही है बताने की आपको। अब देखिए, आप सबसे पहले जाएंगे नीचे DGMU की साइट पे, उसके बाद में आप काउंसलिंग अलॉटमेंट में काउंसलिंग एंड अलॉटमेंट एक सेक्शन है, उसमें क्लिक करेंगे। जैसे मैंने क्लिक कर लिया है, व्यू ऑल पे कर देंगे इसे, ठीक है। व्यू ऑल पे क्लिक करेंगे तो आपको देखो एक वो दिख जाएगा। जस्ट अ मिनट, आपको देखो ये आ रहा है सबसे फर्स्ट नंबर, फर्स्ट देखिए, यूपी नर्सिंग 2022 BSc नर्सिंग, पोस्ट BSc नर्सिंग, काउंसलिंग फर्स्ट राउंड, टेंटिव टाइम शेड्यूल अपलोडेड ऑन 23/9 और 2022। ये आपका सारी इन्फॉर्मेशन आई हुई है। अभी मैंने इसे डाउनलोड करके रखा है, तो मैं आपको जिस साइट पे जैसे डाउनलोड करके रखा है, जो नोटिस आया है वो मैं आपको दिखा दे रही हूँ, ठीक है। देखिए, चलते हैं वहीं पे, ओके। देखिए, तो ये नोटिस है आपका, मैं पढ़ के बता दे रही हूँ आपको क्या क्या पढ़ना है इसमें। देखिए, इसमें सबसे पहला है आपका जो रजिस्ट्रेशन कब स्टार्ट होगा। रजिस्ट्रेशन आपका होगा, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रारंभ होने की तिथि होगी 6 अक्टूबर, ठीक है, 2022 अपरांत 2 बजे से 10 अक्टूबर तक होगा और 2 बजे तक ही होगा ये, ठीक है। उसके बाद में पंजीकरण शुल्क होता है आपका, रजिस्ट्रेशन जो फीस होती है वो होगी, वो भी 6 अक्टूबर से 2 बजे से लेके 10 अक्टूबर तक 2 बजे तक ही होगा अप्रॉक्सीमेटली लगता है, ठीक है। फिर सिक्योरिटी धनराशि जमा करने के लिए, सिक्योरिटी के लिए भी 6 अक्टूबर से लेके आप 11 अक्टूबर तक सिक्योरिटी जो फीस होती है उसको आप जमा कर सकते हो, और ये भी 2 बजे तक ही है। तो मैं सब कुछ आपको ब्रीफली बता दे रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा लंबा हो सकता है वीडियो, तो प्लीज़ ब्रीफली बताऊँगी सब कुछ। आपके पॉइंट भी नीचे लिखे हुए हैं वो भी बताऊँगी, तो आप वीडियो तक एंड तक रहना उसे। फिर देखते हैं आप ऑनलाइन चार्ज फिलिंग ऑफ फी, तो ये भी एक डेट है। तो 11 अक्टूबर से लेके उपरांत 2 बजे से 13 अक्टूबर तक की ये ऑनलाइन आपकी वो रहेगी। फिर परिणाम घोषित करने की तिथि क्या होगी, 14 से 15 अक्टूबर 2022 तक जो घोषित कर देंगे आपको कि आपकी जो चॉइस फिलिंग है, जैसे आप कॉलेज को ही अलॉट होगा, जैसे कॉलेज आप चॉइस करेंगे कौन सा कॉलेज आपको लेना है, तो उसमें चॉइस फिलिंग आएगी। वो कितने से है, 11 से, मैं दिखा दे रही हूँ आपको, 11 से 13 तक, ठीक है। ध्यान रखना आप आराम से। उसके बाद में फिर आपको जो परिणाम का जो रिजल्ट होगा वो घोषित कब होगा आपका, 14 से 15 तारीख में, मतलब 2 दिन के बीच बीच में आपका जो रिजल्ट है वो घोषित हो जाएगा, और जल्द से जल्द होगा आपके सामने। मुझे लगता है कि आपने अभी तक सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे रेडी कर रखे होंगे, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि डेफिनेटली आपकी जो काउंसलिंग है वो डेफिनेटली होगी, इसलिए आप कोई भी चिंता ना करें कि नहीं होगी नहीं होगी। आप बोल रहे थे, मुझे पता था यार कि डेफिनेटली काउंसलिंग होनी है। इतने बड़े लेवल पे आपका एग्ज़ाम हुआ था BSc नर्सिंग का, KGMU का, वो भी आप सोचो, क्योंकि आपको पता है नीट का एग्ज़ाम हो चुका था, और नीट का एग्ज़ाम होने की वजह से क्या है, अब नीट का जो काउंसलिंग है वो भी स्टार्ट होने वाली है, हो गई है, मुझे नहीं पता, उसका आइडिया नहीं है अभी। लेकिन जब नीट का एग्ज़ाम आ चुका, रिजल्ट हो चुका, सब कुछ आ चुका है, तो काउंसलिंग भी जल्दी होगी उसकी, इसलिए इन्होंने DGMU वाले इन्होंने भी जल्दी से काउंसलिंग करवाने की कोशिश की है। अब देखो, ये जो रिज़ल्ट है, जो आपका रिज़ल्ट घोषित हुआ जो चॉइस फिलिंग के बाद में कि आपको कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है, तो उसके बाद में आपको जो डाउनलोड करने की प्रवेश तिथि होगी आपकी 15 अक्टूबर से लेके 20 अक्टूबर तक, मतलब बहुत ही कम टाइम है आपके पास में, मैक्सिमम 2 डेज़ आ रहे हैं बीच में बस, ओनली ऑन। तो उसके बीच में जल्द से जल्द सब कुछ हो जाएगा कंप्लीट। अभी कुछ पॉइंट्स हैं वो मैं आपको बता दे रही हूँ कि क्या पॉइंट्स हैं, नीचे वो पढ़ ले रहे हैं हम, ठीक है। देखिए, देखिए, पहला पॉइंट है आपका कि अटल बिहारी वाजपेयी लखनऊ एवं KGMU लखनऊ द्वारा संयुक्त रूप से कराई गई नर्सिंग पाठ्यक्रम की प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थी ही अहम माने जाएंगे। अहम मतलब कह रहे हैं, अहम का मतलब होता है कि वही कैपेबल होंगे उसमें भाग लेने के, जो नर्सिंग काउंसलिंग है उसमें भाग लेने की, जिन लोगों ने एग्ज़ाम दिया है ओनली ऑन, ठीक है, वही लोग इसमें कैपेबल होंगे। आगे पढ़ते हैं, देखो, अहम माने जाएंगे। उक्त परीक्षा में घोषित मेरिट के आधार पर ही आवंटन की प्रक्रिया संपन्न होगी। जो भी देखो, जो मेरिट लिस्ट निकलेगी अभी, उसमें अगर आपका मेरिट लिस्ट में नाम आता है तभी आपको ये क्या है, जो प्रक्रिया संपन्न होगी, अदरवाइज़ वो नहीं करेंगे, ठीक है। जैसे आप बोल रहे थे कि डायरेक्ट हो सकता है एडमिशन, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, विदाउट टेस्ट के हो सकता है, नहीं हो सकता। अगर इस टेस्ट में आपने पार्टिसिपेट किया है तभी इसमें आप काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं, ठीक है। अभी देखो सेकंड नंबर पर क्या बोल रहा है, ऑनलाइन काउंसलिंग शासन द्वारा नामित तकनीकी संस्था राज्य सूचना केंद्र जो
INC था, जो मैंने बताया था आपको, इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग, INC, NIC सॉरी, तो इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग जो भी है NIC के सहयोग से महानिदेशक शिक्षा एवं प्रशिक्षण उत्तर प्रदेश द्वारा कराई जा रही है। ये किसके द्वारा कराई जा रही है? ऑनलाइन जो काउंसलिंग है आपकी, देखो इसमें उन्होंने बता भी दिया है कि आपकी काउंसलिंग कैसी होगी, ऑनलाइन होगी। और किसके द्वारा की जा रही है? ये जो महानिदेशक चिकित्सक शिक्षा एवं प्रशिक्षण के द्वारा ये उत्तर प्रदेश में कराई जा रही है। किसी भी अधिनायक संस्था व्यक्ति के स्तर पर किए गए प्रवेश पूरी तरह से अवैध हैं। अवैध का मतलब किसी भी व्यक्ति से, आपकी कोई संस्था है, कोई भी इंस्टीट्यूट होता है, या फिर कोई व्यक्ति है आपको बोल रहा है कि हम कराएंगे, आपकी प्रवेश कराएंगे आपको काउंसलिंग में, तो किसी भी के बातों में आपको नहीं आना है। अवैध का मतलब होता है मतलब बाध्य है, ठीक है, जिसका उत्तरदायित्व चिकित्सा शिक्षा है उनका नहीं है। अगर आप किसी व्यक्ति के थ्रू अपना काउंसलिंग करवा रहे हैं या फिर किसी संस्था के थ्रू आपका अपना काउंसलिंग करवा रहे हैं, तो वो मान्य नहीं होगा उसमें, ठीक है। और इसमें जो उत्तरदायी चिकित्सक शिक्षा वो नहीं है, मतलब उसके लिए उत्तरदायी नहीं है, ठीक है। फिर आप बोलें कि हमारे साथ ये ऐसा हो गया वैसा हो गया, तो वो इसके लिए कोई भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी आपको। सेकंड पॉइंट दे रखा है उसने, दिव्यांगज अभ्यर्थी, सॉरी थर्ड पॉइंट सेकंड नहीं थर्ड पॉइंट, दिव्यांगज अभ्यर्थी अपना दिव्यांगता प्रमाण पत्र प्रवेश के राजकीय स्वशासीय मेडिकल कॉलेज और विश्वविद्यालय संस्थाओं द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड से जारी प्रमाण की मान्य होंगे, ठीक है। दिव्यांग प्रमाण पत्र बनाए जाने हेतु तिथियों की घोषित शीघ्र ही किया जाएगा। अब देखो, जो प्रमाण पत्र हैं आपके, जो आपका प्रमाण पत्र होता है वो किसके द्वारा होगा? जो अपने कॉलेज होते हैं और विश्वविद्यालय होते हैं उनके द्वारा ही मान्य होगा, अदरवाइज किसके द्वारा भी मान्य नहीं होगा। चौथा पॉइंट है आपका, काउंसलिंग में प्रतिभाग करने वाले अभ्यर्थी द्वारा पंजीकरण शुल्क 500 रुपये है। देखिए कितना है, काउंसलिंग में जो अभ्यर्थी भाग लेंगे उसका पंजीकरण जो रजिस्ट्रेशन का फीस है वो कितना होगा? 500 रुपये होगा। डेबिट कार्ड होना चाहिए आपके पास में, ठीक है। क्रेडिट कार्ड होना चाहिए, वो किसके द्वारा आपके कर लेंगे? नेट बैंकिंग के द्वारा भी कर सकते हैं, ई चालन के माध्यम से जमा की जाएगी, जो वापस नहीं की जाएगी। एक बात याद रखना आप, मैं इसका ना साइज छोटा कर ले रही हूँ। अभी देखिए, तो इसमें क्या बोल रहे हैं, आपके इसके द्वारा कोई भी आपकी वापसी नहीं होगी इस फीस की, ठीक है, आप ध्यान रखना। फिर देखते हैं आगे कौन सा पॉइंट है आपका, पाँचवा पॉइंट है। तो पाँचवा पॉइंट क्या कह रहा है? देखिए पाँचवा पॉइंट कह रहा है, पंजीकरण के पश्चात अभ्यर्थी को धरोहर धनराशि, पंजीकरण के पश्चात जैसे रजिस्ट्रेशन हो जाएगा उसके बाद में आपके पास 5,000 रुपये, ठीक है, डेबिट क्रेडिट किसी के माध्यम से आप करनी होगी आपको, ये अनिवार्य है उनका, ठीक है। उसके बाद में देखते हैं छठवां पॉइंट क्या है आपका, प्रथम चक्र की काउंसलिंग हेतु निर्धारित समय सारणी के अनुसार अभ्यर्थी द्वारा राजकीय निजी क्षेत्र के नर्सिंग कॉलेज की सीटों पर प्रवेश हेतु वरीयता के आधार पर ऑनलाइन चांस भरी जाएगी। अब ये आपने बताया, मैंने आपको बताया पहले भी कि ये सारी ऑनलाइन चीज़ें होंगी, सब कुछ प्रथम काउंसलिंग के हेतु निर्धारित समय सारणी के अनुसार जो भी प्रथम काउंसलिंग हो जाएगी या होगी उसकी एक समय सारणी होगी, उसमें ही आपकी जो ऑनलाइन चांस सभी भरी जाएंगी, ठीक है। अभ्यर्थी द्वारा उन्हीं कॉलेजों की चॉइस भरी जाए जिनमें प्रवेश हेतु कुछ इच्छुक हैं। अब देखो, अब बोल रहे हैं जो अभ्यर्थी हैं, जो कैंडिडेट हैं, वो उन्हीं कॉलेज को फिल करें जो उनके प्रवेश हेतु इच्छुक हैं, मतलब जो इच्छा रखते हैं कि हमें इनमें प्रवेश लेना है, ठीक है। उसके बाद में देखो, ऑनलाइन चॉइस फिलिंग की कोई सीमा निर्धारित नहीं है। अब देखो, ऑनलाइन चॉइस फिलिंग की कोई भी सीमा निर्धारित नहीं है कि आप इतने कॉलेज को चॉइस करके फिल कर सकते हैं, ठीक है, कोई भी निर्धारित नहीं है इसमें। अब देखो, ये सारी चीज़ हो गया। अब हम 7 पॉइंट पे चलते हैं। 7 वाला पॉइंट क्या कह रहा है आपका? 7 वाला पॉइंट कह रहा है आपका, ऑनलाइन चॉइस फिलिंग के पश्चात, जैसे आपका चॉइस फिलिंग हो जाएगा कंप्लीट, उसके पश्चात क्या होगा, उसके बाद में लॉक करने का अनिवार्य है। आप उससे पहले अगर कोई चेंज करना चाहते हैं, लॉक करने से पहले, तो आप चेंजमेंट कर सकते हैं अपने कॉलेज को, मतलब प्रेफरेंस दे सकते हैं कि आपको कौन सा कॉलेज पहले प्रेफर करना है, फिर उसके बाद में दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पाँचवा, जैसे भी करना है आपके अकॉर्डिंग होगा टोटली। लेकिन अगर आपने जैसे ही ऑनलाइन फिलिंग कर लिया उसके पश्चात ये वो लॉक करना अनिवार्य है, मतलब आपको उसे लॉक करना होगा। एक होता है काउंसलिंग करते हैं, हम जब रजिस्ट्रेशन करवाते हैं उसके बाद में काउंसलिंग होती है, तो हमें कॉलेज को लॉक करना पड़ता है कि हमें इन कॉलेज में प्रवेश चाहिए, ठीक है। तो वो वही कह रहे हैं कि आपको लॉक करना अनिवार्य है, अगर लॉक नहीं करेंगे आप तो शायद आपको कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं होगा। फिर उसके बाद में बोला चॉइस लॉक करने की स्थिति, देखिए मैं बता दे रही हूँ आपको सब कुछ। ऑनलाइन वो चॉइस लॉक ना होने की स्थिति में अभ्यर्थी आवंटन प्रक्रिया से स्वतः बाहर हो जाएंगे। अब देखो, जैसे अगर किसी ने भी चॉइस लॉक नहीं किया, किसी ने भी बाई चांस भूल गया वो, तो वो क्या होगा, उस प्रक्रिया में
उस प्रक्रिया से बाहर हो जाएगा, मतलब काउंसलिंग की जो प्रोसेस है उससे बाहर कर दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद में आप देखते हैं कौन सा 8वां है पॉइंट। हाँ, अभ्यर्थियों को आवंटन के पश्चात आवंटन पाठ्यक्रम की प्रवेश प्रक्रिया आवंटन कॉलेज में ही पूर्ण की जाएगी। अब देखो जो भी इनकी प्रक्रिया है वो सारी कॉलेज में पूर्ण होगी। फिर 9वां पॉइंट है आपके, किसी भी अनाधिकृत संस्था व्यक्ति एवं स्वयं के स्तर पर लिए गए समस्त प्रवेश पूर्ण रूप से अवैध माने जाएंगे। अब पहले भी उन्होंने बताया है, किसी भी आप संस्था में जाएं या फिर किसी भी व्यक्ति के थ्रू आप करवा रहे हैं या फिर स्वयं करवा रहे हैं तो वो सारी अवैध माने जाएंगे। यदि भविष्य ऐसे अनधिकृत प्रवेश के संबंध में ऐसे कार्यालय को किसी शिकायत प्राप्त हुई तो उसका संपूर्ण उत्तरदायित्व अभ्यर्थी के स्वयं होगा, जिस पर विभाग का कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। जैसे अगर किसी भी व्यक्ति ने आपका करवाया एडमिशन डोनेशन से, कुछ लोग होते हैं जो डोनेशन मांगते हैं कि हमें इतना दो तब हम आपका एडमिशन करवा देंगे स्कूल में। उसके बाद में होता क्या है बेटा, अलर्ट रहना आप इन सारी चीज़ों से। होता क्या है कि जैसे कोई लोग डोनेशन ले लेते हैं आपसे और आपका एडमिशन करवा भी देते हैं, आपका एडमिशन हो भी गया, आप कॉलेज में पहुँच गए, किसी भी तरीके से कॉलेज में अगर पता चल गया कि आपका जो एडमिशन है वो काउंसलिंग के थ्रू नहीं हुआ है तो क्या होगा, तो वो आपका जो एडमिशन है वो मान्य नहीं होगा और आपको बाहर निकाल दिया जाएगा। इसलिए मैं कह रही हूँ आपसे, और इसमें जो कोई विभाग है ना, कोई भी जिम्मेदार नहीं होगा, ठीक है। इसमें कोई भी विभाग उसकी जिम्मेदारी नहीं होगी, आप निकाल दिए जाओगे बाहर, कोई भी उसमें सहायता नहीं करेगा आपका, ठीक है। उसके बाद में जो 9वां पॉइंट है वो देख लेते हैं हम। 9वां है या 10वां मुझे नहीं पता कौन सा पॉइंट है, आप लेकिन देख लो, बहुत सारे पॉइंट्स हैं इसमें। देखिए पॉइंट है आपका प्रथम चक्र की, ये तो हो चुका। हाँ, ये प्रथम चक्र की काउंसलिंग से आवंटन प्राप्त अभ्यर्थी यदि प्रवेश नहीं लेता है तो उसके द्वारा जमा की गई धनराशि क्या होगा, धनराशि जब्त कर ली जाएगी। अब देखो जैसे किसी भी बच्चे का फर्स्ट काउंसलिंग में नहीं हो रहा है एडमिशन, मतलब उन्हें कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, तो क्या होगा, उनकी जो धनराशि है वो जब्त कर ली जाएगी, ठीक है। ऐसे अभ्यर्थी जो द्वितीय चक्र की काउंसलिंग में प्रवेश करना चाहते हैं तो वह 5,000 धरोहर, ठीक है, धनराशि पुनः जमा कर काउंसलिंग में प्रतिभाग कर सकता है। अब ये आप इनका देखो थोड़ा सा यार बदल गया है कि पहले तो बोल रहे हैं कि 5,000 आपको भरनी है फर्स्ट काउंसलिंग के लिए। अगर आपका फर्स्ट काउंसलिंग में आपको कॉलेज अलाउड नहीं होता है तो आपको सेकंड काउंसलिंग के लिए फिर से आपको 5,000 रुपये देने पड़ेंगे, ठीक है, दोबारा से आपको 5,000 रुपये जमा करने पड़ेंगे। मतलब यार बहुत ही अजीब, मुझे अजीब लग रहा है क्योंकि देखो इतना तो महंगा है इनका ऑलरेडी जो फॉर्म है, 3,000 रुपये का फॉर्म पड़ता है, आपको पता है 3,000 रुपये का तो पहले तो फॉर्म पड़ता है इनका, ठीक है। उसके बाद में काउंसलिंग में आप दूसरी काउंसलिंग में भी एक बार रजिस्ट्रेशन हो गया वो ठीक है, रजिस्ट्रेशन के बाद में रजिस्ट्रेशन एक ही बार होता है, लेकिन आप काउंसलिंग के लिए दोबारा से दूसरी काउंसलिंग के लिए दोबारा से आप पैसे दे रहे हो तो शायद देना पड़ेगा, मुझे नहीं पता, लेकिन इनका अलग ही है। फर्स्ट काउंसलिंग में दे दिया, फिर दूसरी काउंसलिंग करवाने के लिए फिर से देना होगा, लेकिन बोल रहे हैं तो देना होगा। जो आपकी धनराशि है धरोहर धनराशि पुनः जमा कर काउंसलिंग में प्रतिभाग कर सकता है, दोबारा से जमा करनी पड़ेगी आपको, तब आप सेकंड काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं, ठीक है। अभी देखो कौन सा है, ऐसे अभ्यर्थी जिनको प्रथम चक्र में काउंसलिंग से आवंटन प्राप्त कर लिया जाएगा तो वह द्वितीय चक्र की रिशफल हेतु इच्छुक हैं, मतलब अगर दोबारा से करवाना चाहते हैं वो द्वितीय काउंसलिंग में अपना वो काउंसलिंग करवाना चाहते हैं दूसरी बार तो भी वो कर सकते हैं, ठीक है। वह कॉलेज की सिक्योरिटी हॉस्टल एवं विविध शुल्क द्वितीय चक्र की काउंसलिंग संपन्न होने के पश्चात संबंधित कॉलेज में रिपोर्ट करते हुए जमा की जाएगी। अब देखो जैसे उनकी जो सिक्योरिटी हॉस्टल फीस होती है ना, जो सिक्योरिटी फीस होती है उनकी, तो उसमें भी वो शुल्क द्वितीय चक्र की जो काउंसलिंग होगी संपन्न होने के पश्चात संबंधित कॉलेज की रिपोर्ट में जमा की जाएगी, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। फिर देखो आगे देखते हैं, आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार आरक्षण प्रदान किया जाएगा। जो भी आरक्षित अभ्यर्थी होंगे उन्हें दिशा के द्वारा निर्देश के अनुरूप में वो आरक्षण प्रदान कर देंगे। फिर देखते हैं उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़ा वर्ग, जो अन्य पिछड़ा वर्ग होता है जैसे हम आते हैं OBC में, एवं आर्थिक रूप से कमजोर जो WEWS में आ जाते हैं, कि अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करते समय इनका अन्य पिछड़ा वर्ग उनका अन्य पिछड़ा वर्ग जो OBC वाले होते हैं वो, और आर्थिक रूप से कमजोर जो EWS वाले होते हैं, कमजोर वर्ग का परिणाम दिनांक 1 अप्रैल का प्रमाण पत्र
जो प्रमाण पत्र होगा वो कैसा कितना होना चाहिए, 1 अप्रैल से 2022 अथवा इसके पश्चात का बना होना चाहिए, मतलब 1 अप्रैल के बाद का बना होना चाहिए आपका प्रमाण पत्र, ठीक है। और अन्यथा की स्थिति में इनका प्रवेश विचार नहीं किया जाएगा। जैसे अगर किसी का प्रमाण पत्र आपका कैसा है, 1 मार्च का है, 1 मार्च से 2022 का ही बना है, 1 मार्च में प्रमाण पत्र हुआ है, लेकिन वो मान्य नहीं होगा आपका। आपका जो प्रमाण पत्र है वो 1 अप्रैल से लेके आगे तक का, 1 अप्रैल 2022 से लेके आगे तक का होगा तो मान्य होगा। उससे पीछे का, जैसे मार्च निकल गया हमारा, फरवरी निकल गई और जनवरी निकल गई, उससे पीछे का होगा तो वो मान्य नहीं होगा। ये ध्यान रखना, ये वाला पॉइंट, ठीक है। ये वाला पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर देखते हैं, ये स्टार लगा दे रही मैं यहाँ पे। उसके बाद में फिर देखते हैं अगला पॉइंट है हमारा कि देखिए कि निजी क्षेत्र के सभी नर्सिंग कॉलेज अपनी वेबसाइट पर शुल्क व अन्य मदों में लिए जाने वाले धनराशि का विवरण कॉलेज की वेबसाइट पर प्रदर्शित करता है। देखो, जो निजी क्षेत्र के जो काउंसलिंग कॉलेज होते हैं वो सभी नर्सिंग कॉलेज अपनी वेबसाइट पर शुल्क शुल्क मतलब फीस होती है वो, व अन्य मदों में लिए जाने वाले धनराशि का विवरण कॉलेज की वेबसाइट पर प्रदर्शित करें, ठीक है। अब ये उनके लिए जो निजी कॉलेज होते हैं उनके पास में जो पास के कॉलेज हैं। फिर देखो, अन्य महत्वपूर्ण सूचनाएं में वेबसाइट करें www.dgmeup.government.in पर देखी जा सकती है, ठीक है। अन्य सूचना की जानकारी हेतु समय समय पर उक्त वेबसाइट पर अपलोड होगा। फिर नर्सिंग काउंसलिंग हेतु विभागीय ईमेल कितना है, nursingcounseling@gmail.com पर संपर्क करेंगे, आप यहाँ पे संपर्क कर सकते हैं। तो ये सारा मैंने आपको बता दिया, थोड़ी सी बड़ी वीडियो हो गई है, आप पूरा देखें जो भी मैंने बताया है आपको, ठीक है। सारी लाइन्स इंपॉर्टेंट हैं, सारे पॉइंट्स इसमें इंपॉर्टेंट हैं। और देखिए, एक और बात बता दूँ मैं आपको, जो भी मैंने आपको पहले ही बताया, मैं जल्दी से आपको ब्रीफली एक ब्रीफ वो दे सकती हूँ, क्या बोलते हैं, जल्दी से जल्दी बता सकती हूँ आपके लास्ट में। तो क्या हो रहा है, पहले ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस होगी, प्रारंभ तिथि है ऑनलाइन की रजिस्ट्रेशन फ़ीस की, वो क्या है आपकी, वो है आपकी 6 अक्टूबर से लेकर 10 अक्टूबर तक 2 बजे से 2 बजे तक, ठीक है। फिर उसके बाद पंजीकरण शुल्क क्या है, आपका रजिस्ट्रेशन फीस होती है, जमा करने की तिथि होगी 6 अक्टूबर से लेकर 10 अक्टूबर तक 2 बजे से लेकर 2 बजे तक, ठीक है। फिर उसके बाद में उपरांत 2 बजे से होगा, ठीक है। उसके बाद में सिक्योरिटी धनराशि जमा करने के लिए, सिक्योर जैसे आपने पंजीकरण को सिक्योर करने के लिए धनराशि जमा करनी होगी वो 6 अक्टूबर से 11 अक्टूबर तक और उपरांत 2 बजे से, ठीक है। उसके बाद में ऑनलाइन चॉइस फिलिंग की तिथि होगी 11 अक्टूबर से लेके 2 बजे से लेके, ठीक है, 13 अक्टूबर तक, मतलब 1 दिन का, मतलब 2 दिन का, मैक्सिमम 2 दिन का ही है आपके पास में ही है। फिर उसके बाद में जो परिणाम घोषित होंगे वो कितने होंगे, 14 से 15। उसके बाद में जो अपलोड होगा, आवंटन अपलोड, जो मतलब जो आपका होता है ना अलॉटमेंट लेटर आपको अपलोड होगा 17 से 20 तक। हाँ, 17 से 20 तक आपका अलॉटमेंट लेटर वो हो जाएगा, अपलोड हो जाएगा, ठीक है। ये देख लो। उसके बाद में फिर आपके जो पॉइंट्स हैं मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। पहले बताया उन्होंने कि सारी जो आपकी अलॉटमेंट लेटर है वो सब कुछ आ जाएगा। पहले पॉइंट में बताया कि GMU BSc नर्सिंग उत्तीर्ण अभ्यर्थी भी इसमें मान्य तो होंगे, अदरवाइज़ जिनकी मेरिट लिस्ट होगी वही आ सकते हैं, अदरवाइज़ कोई नहीं आ सकता। फिर दूसरे पॉइंट में है आपका है, दूसरे पॉइंट में वो कह रहे हैं ऑनलाइन चॉइस शासन द्वारा निर्मित ये सारी चीज़ें जो NIC है वो करवा रहा है। फिर बाकी जो उसके बाद में कोई भी अगर कोई व्यक्ति या कोई संस्था करवाएगी आपकी काउंसलिंग तो वो मान्य नहीं होगा उस कॉलेज के लिए। फिर दिव्यांग अभ्यर्थी अपने दिव्यांग प्रमाण पत्र होना चाहिए उनके पास में, राजकीय और स्वशासी मेडिकल कॉलेज विश्वविद्यालय संस्था द्वारा गणित मेडिकल बोर्ड से जारी प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे, ठीक है। दिव्यांग प्रमाण पत्र बनाए जाने हेतु ये घोषित किया जाएगा। फिर काउंसलिंग में प्रभात के इतना 500 रुपये देने पड़ेंगे आपको, वो वापस नहीं किए जाएंगे। 5,000 रुपये फर्स्ट काउंसलिंग के दिए जाएंगे आपको। सेकंड काउंसलिंग के लिए भी आपको क्या बोलते हैं, दोबारा से वो जो 5,000 रुपये फर्स्ट काउंसलिंग में जमा कर लिए जाएंगे। दोबारा से अगर सेकंड काउंसलिंग में अगर आपका फर्स्ट काउंसलिंग में नहीं हो रहा है आपका सिलेक्शन, तो आपको सेकंड काउंसलिंग करवानी पड़ेगी, उसमें भी आपको 5,000 रुपये दोबारा से देने पड़ेंगे, ठीक है। और क्या है उसमें बाकी निजी क्षेत्र है वही वही ऑनलाइन चॉइस होगी, सारी ऑनलाइन चॉइस फिलिंग होगी, ऑनलाइन ही आपकी काउंसलिंग होगी। और क्या है इसमें, बाकी आपके कॉलेज अलॉट कर दिए जाएंगे जल्द से जल्द। फिर उसके बाद में व्यक्ति द्वारा किसी भी वही हो जाएगा। उसके बाद में अगर कोई व्यक्ति है जो प्रथम काउंसलिंग करवा लेता है अपनी और अलॉटमेंट लेटर भी प्रवेश कर लिया जाएगा, और उसके बाद में द्वितीय चक्र में अगर काउंसलिंग करवाना चाहता है तो वो इच्छुक है, अपना आप करवा सकता है, लेकिन उसके लिए उसे कॉलेज में
सिक्योरिटी हॉस्टल फीस जमा करनी पड़ेगी द्वितीय के लिए, ठीक है। फिर जो आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप आरक्षण प्रदान किया जाएगा। मतलब आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी होते हैं उन्हें दिशा निर्देश आरक्षण किया जाएगा। उसके बाद में उत्तर प्रदेश के पिछड़ा वर्ग होता है, जो ओबीसी वाले होते हैं या कमज़ोर वर्ग के होते हैं, जो ईडब्ल्यूएस के होते हैं, उनका जो प्रमाण पत्र होना चाहिए वो 1 अप्रैल 2022 के बाद का होना चाहिए, उससे पहले का नहीं होना चाहिए। ये सारी चीज़ें, अन्यथा वो प्रवेश नहीं कर सकते, मतलब काउंसलिंग से बाहर निकाल दिए जाएंगे। बाकी ये चीज़ें हैं, ये सारी आपको चीज़ें मैंने बता दी। आज के लिए इतना ही बस, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड मैं आपको बता रही हूँ, ये जेन्युइन इन्फॉर्मेशन है, सारी आप देख लेना। मैंने जितना हो सका, मुझे अभी पता चला कि काउंसलिंग जो वो है आ चुका है, आपकी काउंसलिंग कब से होगी, तो मैंने आप लोग को बताने की कोशिश की। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बाय, टेक केयर।